हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के पेपर की। और हम लेकर आए हैं पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काफी मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। जी हाँ बच्चे, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पूरी तरीके से हम साइंस का पेपर 2 मार्च का लीक करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में, क्योंकि हम करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 5 सालों में लगातार रिपीट हो रहे हैं। हर बोर्ड एग्जाम में वो पेपर आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया, अगर आपने हमारी ये आज की वीडियो देख ली, तो आपके लिए जो पेपर करना है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम को फाड़ कर आएंगे, 80/80 नंबर लेकर आप आ जाएंगे। सिर्फ वो क्वेश्चंस आज की अपनी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। फटाफट से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए आप लोग हम पे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये पिछले 5 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं। और जो पिछले 5 सालों से 2019, 20, 21, 22, 23 में जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आज की अपनी इस वीडियो में हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और हम जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं वो हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर फर्स्ट का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है। देखिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में पक्का आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। और अगर आपने रासायनिक समीकरण को नहीं समझा अच्छे से तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को हल्के में बच्चे बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बता सकते हैं। ये कुछ आपकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे रखी है। इन सारी स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, पहले समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और फिर उन्हें संतुलित समीकरण के रूप में बनाना है। ये चैप्टर फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले स्लाइड पे चले तो चैप्टर फर्स्ट का ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्रिस्टलन जल की परिभाषा पूछ लेता है। कई बार क्रिस्टलन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से आपके बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स है वो काफी इंप्रूव हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण वाला क्वेश्चन मैंने कई सालों से लगातार देखा है। हर बार बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये विरंजक चूर्ण वाला। या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ लेता है या फिर विरंजक चूर्ण वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को आपको करके पक्का जाना है। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 देखिए विरंजक चूर्ण यहां से भी आ जाता है। क्लोरीन की तेज गंध क्यों आती है, ये पानी में पूर्णतः घुलनशील क्यों होता है। तो आप विरंजक चूर्ण वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ सेकंड प्रश्न की अगर इसकी बात करें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हर बार जो इक्वेशंस है वो पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की इक्वेशंस क्या है। ठीक है, और इसे जिप्सम से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हुए आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन। अगर हम चैप्टर 3 की क्वेश्चंस की बात करें तो मिश्र धातु कई बार पूछता है आपको कि मिश्र धातु क्या होते हैं और इनको बनाने की विधि क्या होती है। मिश्र धातु का उपयोग बिजली की तारों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। कौन सी मिश्र धातु होती है। डिफरेंसेस आ जाते हैं एग्जाम में, अंतर स्पष्ट करने की बात करता है, भर्जन और निस्तापन की बात करता है, या खनिज और अयस्क पर डिफरेंस निकालने की बात करता है। ठीक है,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख सकते हैं, लोहे में जंग लगने की परिस्थितियों का अध्ययन करना है कि लोहे में जंग कैसे लगता है। एक टॉपिक और होता है इसके अंदर विकृत गंधिता वाला टॉपिक, वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो आप इन सभी टॉपिक्स को करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। और ये एक क्वेश्चन है जिस पर बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, थर्मिट अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। थर्मिट अभिक्रिया वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, धातु अधातु वाले चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 3 से। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लीजिएगा, कर लीजिएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है और इसके क्या आंसर्स हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, तो कार्बन और उसके यौगिक, इससे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं और इसके हम कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। प्रोपाइन की संरचना पूछ लेता है कभी कभी, है ना। ऑक्सी कारक क्या होता है, इसको भी पूछ लेता है। मीथेन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। और एथेनॉल वाला क्वेश्चन तो ये काफी फेवरेट है सीबीएसई का। एथेनॉल जो है, एक एथेनॉल और एक एथेनॉइक अम्ल, ये दो क्वेश्चन सीबीएसई बार बार फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। संरचनात्मक समायोजन की परिभाषा लिखिए, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। एक बार प्रक्रियात्मक समूह भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैथनोइक अम्ल वगैरह, मैथनॉल, ब्रोमेथोन और हेक्सेनॉल का निर्माण होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये काफी ज्यादा पूछता है कि कफ सिरप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन वगैरह बनाने में भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एथेनॉल वाला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। और अगर आप सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन करके जाएंगे, एथेनॉल वाले क्वेश्चन को करके जाएंगे, तो आप एग्जाम में इसे लिख पाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं, तो चैप्टर 5 से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या कर लेता है। ठीक है, जिसमें व्रकाणु पाए जाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र पक्का पक्का पूछता है ये, 101%। अगर मानव उत्सर्जन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का फंसने वाला है। ठीक है, 29 क्वेश्चन जो है मानव श्वसन तंत्र की बात कर रहा है, मानव श्वसन तंत्र को दिखाना है। बी ऑप्शन में जो दोहरा परिसंचरण है, ये क्वेश्चन क्या है, ये है आपका ब्लड सर्कुलेशन वाला है, हृदय। ठीक है, हृदय के दाहिने और बाइने भाग में, बाएं भाग का उपयोग किस तरीके से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको काफी अच्छे से आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का फंसना है और इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन फंसेगा। जहां पर हम देखें, ये देखिए मानव श्वसन तंत्र फिर से आ गया है, क्योंकि मानव श्वसन तंत्र तो कई बार रिपीट होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र भी कई बार रिपीट होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, इन दो क्वेश्चंस को आपको पक्का करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, देखिए फिर से मानव उत्सर्जन तंत्र आ गया है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, इन दो टॉपिक्स को आपको पक्का पक्का 101% करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन आपका गया। और कोई क्या कहते हैं, 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं इसमें। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये 5 मार्क्स के हैं, पूरे के पूरे आप देख सकते हैं इधर साइड में। ठीक है, ये पूरे के पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर मैं इधर पीछे बात करूं, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, इधर 3 और 3 मार्क्स के प्रश्न आ जाते हैं ये। ठीक है, और ये वाले भी लगभग 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के प्रश्न है। ये 3 मार्क्स का प्रश्न है, ये 5 मार्क्स का प्रश्न है। तो इन क्वेश्चंस को आपको काफी अच्छे से करना है। चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरॉन वाला चैप्टर जो है, तंत्रिका तंत्र वाला जो चैप्टर है, इसमें हार्मोन का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक हार्मोन की टेबल होती है पूरी, हार्मोन किस हार्मोन के लिए कौन कौन सा है, जैसे जिब्रेलिन है, ऑक्सीन है, एब्सिलिक अम्ल है। या तो आपसे कुछ कार्य दे देगा और कार्य कहेगा कि बताओ इसमें से कौन सा हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है, या फिर हार्मोन दे देगा और उसके कार्य लिखने के लिए आपको दे दिया जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% फंसने वाला है बच्चों। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे।
चैप्टर 6 का एक और क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को एक बार देख लीजिएगा और इसके अलग अलग कार्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हार्मोन वाला तो हर साल रिपीट होता है, 2018 में भी रिपीट हुआ था, 2020 में भी रिपीट हुआ और पिछले साल भी हार्मोन वाला चैप्टर आया है। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुज्जु वाला ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके इसी में मिल जाएगा। मानव मस्तिष्क का नामांकित जब चित्र बनाएंगे तो इसमें भी आपको ये मिलेगा। ये कम से कम 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा और हार्मोन वाला कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर आगे हम बात करें तो न्यूरॉन का एक चित्र खींच लीजिएगा, न्यूरॉन का एक चित्र देख लीजिएगा और उसके क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन सभी चीजों को देख लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनने वाला है। अगर आगे बात करें चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। मानव नर जनन तंत्र खींचिए। मानव नर जनन तंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मेल वाला हो, ठीक है, या फीमेल वाला हो, दोनों तरीके से। नर जनन तंत्र है तो ये मेल वाला है, मेल वाले को आप देख लीजिएगा, उसका चित्र बनाना किस तरीके से बनता है और इन सब के क्या क्या काम होते हैं, इन सभी चीजों को आपको देखना है। ठीक है, और जनन कोशिका के प्रकार का नाम लिखना है जो गतिशील है तथा जिसमें भोजन का भंडारण संचित होता है। 3 मार्क्स का ये एक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। उभयलिंगी पुष्प, पुष्प वाला जो एक चैप्टर है ये पक्का कीजिएगा क्योंकि ये भी आ जाता है कई बार। ठीक है, उभयलिंगी पुष्प जनन प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते। स्वपरागण और पर परागण के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है कई बार, फिर पुष्प वाला पूछ लिया। ठीक है, तो एक तो फूल का चित्र बनाना आपको आना चाहिए और उसके क्या क्या काम होते हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्वपरागण और पर परागण में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और निषेचन के पश्चात बीजांड और अंडाशय किस तरीके से होते हैं, काम करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है इसमें मानव मादा जनन तंत्र है। नर मानव नर जनन तंत्र मैंने आपको पहले बताया, इसके ये सारी चीजें, ये सारे कार्य पता होने चाहिए। देखिए रिपीट हुआ है सीबीएसई 2018 2019 दोनों में ही रिपीट हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2018 2019 में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स के आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंटली आपको एग्जाम में मदद करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी और हम किस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। फटाफट से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपको दे रहा है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ क्लास 9 10th 11th 12th के नोट्स भी। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 का जो अनुवांशिकता वाला है, मेंडल वाला है ना, इसमें लिंग निर्धारण क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 संकरण का फिनोटाइप और जीनोटाइप ये पूछ लेता है, कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं ये भी पूछ लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 से जिन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा लाभदायक आपके लिए हो जाएगा। चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 से जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर, एक ये जो आपका क्वेश्चन टाइप का जो होता है, एक फॉर्मूला होता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, है ना, तो प्रतिबिंब की लंबाई वगैरह ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, एक बार किताब में देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 101% आने ही आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से एक होता है और दूसरा ये जो प्रकाश वर्ण वाला क्वेश्चन होता है, एक स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन होगा आपकी किताब में। ठीक है, जहां पर एक प्रिज्म होगा, इस तरीके से एक प्रिज्म होगा और उस प्रिज्म में लाइट यहाँ से ट्रांसफर हो रही होगी और उसका एंगल बदल जा रहा होगा और फिर यहाँ से लाइट निकल रही होगी। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देता ही देता है। चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में आपको पढ़ना है कि वो लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसको देख लेना है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं या इंद्रधनुष का निर्माण किस तरीके से होता है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यही ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है। 2 से 3 मार्क्स के, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। और एक ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमने आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आगे बात करें
तो चैप्टर 10 से कई सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें अंतर डिफरेंस बताइए। जरा दूरदृष्टिता क्या है, दोष क्या है, दोष के कारण बताइए और इसका निवारण बताइए। ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है। मानव नेत्र एक बार बना लीजिएगा। ठीक है। आंखों का चित्र बना लीजिएगा क्योंकि ये पक्का पक्का पूछता है। मानव नेत्र यहाँ भी देखिए पूछ लिया गया है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे से आपको ग्रोथ करनी है तो ये जो हमारी वीडियो है इसको काफी अच्छे से देख लीजिए और सारे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं वो कर लीजिएगा। चैप्टर 11 से एक क्वेश्चन ये पक्का आने वाला है आपका, जहां पर दो तरीके का जो परिपथ होता है उसको संजोया जाता है। एक श्रेणी क्रम होता है और एक पासर क्रम। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पासर में दे रखा है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम और पासर क्रम में देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप अपनी किताब में देख सकते हैं, सपोर्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा मैं आपको क्या करूंगा, रिप्लाई दूंगा ताकि इसकी वीडियोस मैं बना सकूं। ठीक है। आगे बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 11 का ओम का नियम। ओम का नियम आपको जरूर पढ़ लेना है क्योंकि ओम का नियम पूछ ही लेता है कई बार। मैंने कई बार एग्जाम में इसे देखा है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है हमें। तो ओम के नियम वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। अगर आगे हम बात करें चैप्टर 12 सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन परिनालिका। ठीक है। परिनालिका तो पक्का पक्का आपको 101% देखना है। परिनालिका से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। तो परिनालिका को काफी अच्छे से देख लीजिएगा। 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 3 मार्क्स का दिखा रखा है। तो परिनालिका वाला क्वेश्चन आपको 101% करना ही करना है। दूसरा एक ये फ्लेमिंग का नियम है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ये फ्लेमिंग का नियम बार बार पूछ लेता है, मोटर सिद्धांत पूछ लेता है। तो ये भी काफी सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। कम से कम 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर 13 की बात करें जो हमारा पर्यावरण है उसमें पोषी स्तर देख लीजिएगा, यानी ऊर्जा पिरामिड देख लीजिएगा। ठीक है। पोषी स्तर अलग अलग दर्शाए जाते हैं, द्वितीयक है, तृतीयक है, इसको देख लीजिएगा बस। यहाँ से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या फिर जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, इसमें अंतर स्पष्ट करने वाली एक जो डायग्राम होता है, एक जो डिफरेंस होता है उसको देख लीजिएगा। इसका एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप बच्चों आपको पूरी वीडियो काफी पसंद आई होगी। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जैसे ही सीबीएसई का क्लास 10 का साइंस का पेपर होता है हम उसकी सॉल्यूशन लेकर आपको आएंगे और बताएंगे कि हमारी वीडियो से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और ये सारे, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। अगर चाहिए होगी तो ही दूंगा, वरना वैसे नहीं देने वाला मैं इसकी पीडीएफ। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके चेक कर लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए और इसमें से मेरी अंदाजे से कम 12 से 15 क्वेश्चंस लगभग आने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।